हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मुख्य परीक्षा के लिए जो बिहार में फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्टर है उसके बारे में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे पटना कलम चित्रकला शैली की। पटना कलम आप सभी लोग इसको जानते होंगे। यहाँ सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है कि अभी तक 39वीं से लेकर 65वीं तक मुख्य परीक्षा का आयोजन बीपीएससी ने किया है और उसमें पटना कलम चित्रकला का प्रश्न 4 बार अभी तक आया है। 45वीं, दूसरा 48वीं से 52वीं में, तीसरा 56वीं से 59वीं में और चौथा 63वीं में आया है। 64वीं और 65वीं में पटना कलम चित्रकला शैली से कोई प्रश्न नहीं आए हैं, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए पटना कलम चित्रकला शैली इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। इसमें जो प्रश्न अभी तक आए हैं, 45 में आया था पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सेम क्वेश्चन रिपीट किया था 48वीं से 52वीं में। फिर 56वीं से 59वीं में पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्रश्न में। फिर 63वीं में 63rd में आया था पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन। तो इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसमें आखिर क्या क्या पार्ट हमें करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है कि एक बार आप इसको पढ़ लें, समझ लें और याद हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर तरीके से आप इसको लिख कर आएँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पटना कलम चित्रकला शैली का एक बेसिक परिचय या भूमिका आप दे सकते हैं। दूसरा कि इस उद्भव की क्या परिस्थितियाँ थी, आखिर यह कैसे इसका उद्भव हुआ। तीसरा है विशेषताएं, और चौथी बात है इसका कुछ आप समीक्षा कर सकते हैं या इसकी कुछ आपको आलोचना अगर दिखते आलोचना कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, आलोचनात्मक समीक्षा करें, आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करें, तो अपने नोट्स में आलोचना को भी वर्णन करके रखने की आवश्यकता है। आप चाहें तो इसी समय समीक्षा के दौरान ही इसका तुलनात्मक विश्लेषण आप कर सकते हैं। तुलना जैसे ब्रिटिश कला से, मुगल कला से, इन दोनों से तुलना भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा इस कला का अंत कैसे हुआ, विलुप्त कैसे हो गई, यह कला विलुप्त कैसे हुई, विलुप्त होने क्या कारण, इस प्रकार से 4-5 पॉइंट में आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है उद्भव की परिस्थितियाँ, तीसरा में विशेषताएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है बार बार, और चौथा में इसकी आलोचना अगर क्वेश्चन आता है तो, और पांचवा है विलुप्त होना, विलुप्त होने के क्या कारण है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो हम लोग देखेंगे कि पटना कलम चित्रकला शैली जो थी एक क्षेत्रीय कला शैली थी, क्षेत्रीय चित्रकला शैली थी, और जिसकी अभिव्यक्ति जो हम लोग लिख ही रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रीय चित्रकला शैली, एक क्षेत्रीय शैली थी जिसकी अभिव्यक्ति चित्रकला के माध्यम से हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर चित्रकला की अभिव्यक्ति हुई किस प्रकार से, पटना कलम शैली का विकास कैसे हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में भी जहाँ कहीं भी हम लोग देखते थे राजघराने हुआ करते थे, तो राजघराने विभिन्न प्रकार के कला और साहित्य का, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का और जो इस तरह की अभिव्यक्तियाँ हैं उनको संरक्षण देते हैं। मुगल काल में भी कला को काफ़ी संरक्षण मिलना जारी रहा, परंतु जब मुगल काल का डिक्लाइन का फेज आया, मुगल काल के पतन की अवस्था जब आई, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान कला को प्रश्रय मिलने में काफ़ी कठिनाई हुई। खासकर जब औरंगजेब का काल आया था, वहाँ पर ज़्यादा समस्याएं थी। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कलाकार मुगल क्षेत्र से या मुगल साम्राज्य से बाहर जाकर भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपने अन्य क्षेत्र में जाकर संरक्षकों की खोज उन्होंने किया और वहाँ जाकर अपने कला को अभिव्यक्त किया। जैसे आप देखेंगे कि इस समय मुगल पीरियड में, जैसे हम लोग नक्शा में भी इसको देख सकते हैं, इस तरह से
नक्शा में भी देख सकते हैं हम लोग, ये मुगल काल का पार्ट था। यहाँ पर हम लोग, दिल्ली है यहाँ से, अगर ये कला इधर जाती है तो यहाँ पर कांगड़ा शैली, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली यहाँ आता है, जहाँ राजस्थान में राजस्थानी शैली का विकास होता है। और इसी शैली को हम लोग इधर जो जाते हैं, जो बिहार में जाते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पर पटना कलम शैली का विकास होता है। इधर में दक्कन में एक अलग शैली का विकास होता है। मतलब यहाँ आपको ये समझना है कि जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, राजनीतिक रूप से जब उसका क्षरण हुआ, उसी प्रकार कला, साहित्य, संगीत या हर क्षेत्र में यहाँ पर डिक्लाइन होना प्रारंभ हुआ। और इसी में से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसी में से पटना कलम शैली एक अलग महत्वपूर्ण शैली के रूप में सामने आई। चूंकि पटना कलम शैली, यहाँ ये ध्यान रखना है कि पटना कलम चित्रकला शैली पटना के क्षेत्र में विकसित हुई थी, स्थानीय केंद्र पटना था। तो इसके साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये पटना कलम शैली है। पटना कलम शैली में यहाँ सबसे टॉप में रहेगा स्थानीय विशेषताएं। दूसरा, चूंकि मुगल काल से ये प्रादुर्भाव इसका हुआ था, मुगल शैली की भी विशेषताएं थी। और तीसरा, इसी समय चूंकि आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का प्रादुर्भाव धीरे धीरे होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया यहाँ पर, और उन्होंने भी भारतीय समाज को प्रभावित करना प्रारंभ किया। इसलिए इस शैली पर ब्रिटिश शैली का भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पटना कलम शैली इवन की क्षेत्रीय शैली थी, इवन की ये क्षेत्रीय चित्रकला शैली थी, इसके बावजूद इस पर मुगल शैली और ब्रिटिश शैली का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ा है। तो ये बातें हैं, इस तरह से हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ कुछ बातें हैं जो आप ध्यान से याद रखेंगे। इसके स्वरूप को देखेंगे, जो लोक कला थी, फोक आर्ट। लोक कला का मतलब ही होता है वैसी कला जिसमें लोक जीवन से रिलेटेड अभिव्यक्ति सामने आती है, लोगों के सामान्य जीवन से रिलेटेड होती है। क्योंकि कला के दो पार्ट होते हैं, एक फोर्ट आर्ट, दूसरा फोक आर्ट। मतलब एक होता है शाही शैली, फोर्ट आर्ट, और दूसरा होता है लोक शैली, लोक कला, जिसको हम लोग बोलते हैं फोक आर्ट। तो ये पटना कलम चित्रकला शैली, जैसा कि हमने बताया भी, यह मुगल दरबार से बाहर निकलकर इसका विकास हुआ था। निश्चित रूप से यह शाही शैली से भिन्न, शाही शैली से अलग थी, यह विशेषता भी हम लोग लिख सकते हैं। और यह लोक कला की अभिव्यक्ति थी, फोक आर्ट था। दूसरा, यह शैली लघु चित्रात्मक शैली थी, मिनिएचर्स इसको बोला जाता है। लघु चित्र का मतलब है छोटे छोटे चित्र, जिसकी अभिव्यक्ति की गई थी कागजों पर, चमड़ा पर, शीशा पर, और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी, आइवरी जो आप जानते हैं उस पर भी किया गया है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। इसकी जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली दैनिक क्रियाकलापों से लिया गया है, जो डेली एक्टिविटीज होती है हम लोगों की, व्यक्ति की जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उससे लिया गया है। जनसाधारण के जीवन का चित्र, जैसे इक्का चलाता हुआ व्यक्ति, हल चलाता हुआ किसान, हल जोतता हुआ किसान, मछली बेचती हुई औरत, टोकरी बनाती हुई औरत। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं, लोक जीवन से संबंधित हैं, वो सारे क्रियाकलाप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ कोई शाही घरानों का कोई क्रियाकलाप नहीं है, राज दरबार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा चित्र भी यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो जनसाधारण के जीवन के चित्रण यहाँ पर दिखते हैं। ये आपको इस सब पॉइंट को याद रखना है। जनसाधारण के जीवन का चित्रण, पशु पक्षियों, फूलों और मनुष्य के चित्र। हाँ, मनुष्य के चित्र में फिर आपको याद, मेरा यहाँ पर्पस है आपको याद करवाना। तो याद करने के लिए कला साहित्य में शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, शब्द जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर तथ्यों के साथ साथ जो शब्दों का सिलेक्शन होगा वो संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य के चित्र में है ऊंची नाक, भारी भौहें, पतले चेहरे, गहरी आंखें, पुरुषों की घनी मूछें इत्यादि। ये यहाँ के पटना कलम चित्रकला शैली की अभिव्यक्ति थी। हाँ, यहाँ जो ध्यान रखना है कि पृष्ठभूमि का कोई महत्व यहाँ पर नहीं था, मतलब आउटलाइन खींच करके कलर करने की कोई परंपरा यहाँ पर नहीं थी, उनको इसका ज्ञान नहीं था, उस तरह से ये काफी डेवलप नहीं थे। हाँ, जो इनका जो ब्रश होता था, तुलिका और रंग जो होते थे, इसे सीधे लोग चित्रांकन करते थे, सीधे ब्रश लेते थे और
पेंट करना शुरू करते थे, चित्र बनाना शुरू करते थे। हाँ देखिए, यहाँ पे हमने कहा था शब्दों का सिलेक्शन करना, सादगी पूर्ण सिंप्लिसिटी था इसमें, और समानुपातिक विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती थी। मतलब प्रोपोर्शनेट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखने को मिलता था, ये इंपॉर्टेंट था। सादगी पूर्ण का तात्पर्य हमारा ये है कि यहाँ जैसे हमने मुगल शैली की बात अभी किया है, मुगल शैली में जो भव्यता थी वो भव्यता यहाँ नहीं थी, बल्कि सादगी पूर्ण था। ये आप डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं या आलोचना में भी कर सकते हैं। मुगलों की जैसी भव्यता नहीं थी, सादगी पूर्ण था, समानुपातिक विशेषताएं थी, चित्रों में विविधता थी, नयापन था और लयात्मकता थी, एक लय था। जो कला की अभिव्यक्ति होती है इसमें लय का होना बहुत जरूरी होता है, लयात्मकता यहाँ पर थी। दूसरा, अभी जैसे मैंने बात किया था, मुगल शैली के चित्रों की भव्यता का अभाव यहाँ दिखता है, लेकिन सजीवता है, सजीव चित्रण हुआ, यहाँ आपने देखा है सजीव चित्रण हुआ है। जबकि मुगल शैली में खासकर इस्लामिक आर्ट में सजीव चित्रण नगण्य होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सजीवता के चित्रण हैं और सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध है। चूंकि यह कला शैली लोक कला शैली है, लोक कला हमने पहले ही चर्चा किया है, तो लोक कला शैली सामान्य जीवन से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है आवश्यकता हो या नहीं भी हो, लेकिन कलर के बारे में भी, आखिर वो कैसा कलर इस्तेमाल करते थे, तो बेसिकली वो प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन थे वही कलर इस्तेमाल करते थे। कोई आज की तरह कोई केमिकल पेंटिंग या बाहर से एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड ऐसा कुछ कलर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो गहरे भूरे, गहरे लाल, गहरे नीले, हल्के पीले कलर का इस्तेमाल होता था। हाँ, दूसरी बात है, वाटर कलर का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था इन्होंने, जल रंग, ये जल रंग का इस्तेमाल करते थे। यह जो प्रभाव था ये ब्रिटिश शैली का प्रभाव था, ब्रिटिश आर्ट, जैसा कि हमने यहाँ ट्रायंगल में बनाया है। तो ब्रिटिश आर्ट के हिसाब से जो प्रभाव इस पर पड़ा, तो वाटर कलर का इस्तेमाल इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा जो चित्रकार थे यहाँ पर, आप चाहे इसको याद कर सकते हैं, जो सबसे पहले प्रतिनिधि थे सेवक राम, जो 1730 से 1830 का काल है, मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी में इनका पीरियड है। इसके अलावा हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल और अंतिम प्रतिनिधि रूप में ईश्वरी प्रसाद का नाम आता है। ये आप इसको याद कर लेंगे। और अंतिम प्रतिनिधि का सेंस यहाँ पर यह है कि धीरे धीरे यह कला अपनी पहचान खोती चली गई और 19वीं शताब्दी में इसका समाप्ति हो गया। आखिर क्या कारण था? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये लोक कला शैली को प्रोटेक्शन मिलना बंद हो गया, संरक्षण मिलना बंद हो गया, और संरक्षण नहीं मिलने के अभाव में यह कला अपनी निरंतरता को बरकरार नहीं रख पाया। दूसरी बात थी, यह कला शैली का ज़्यादा डिमांड नहीं था। इसमें जो इसके प्रोडक्ट होते थे, जो आर्ट डेवलप होता था, उसका डिमांड होना चाहिए। जैसे आज की जो कला है, आज की कला में बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उसका मार्केट में भी डिमांड होता है, उसके लिए बहुत सारे एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, वैसा कोई संरक्षण था नहीं, इसीलिए यह कला धीरे धीरे विलुप्त होनी प्रारंभ हो गई। दूसरा कि इस कला में जो बहुत सारे लोग थे, चूँकि आजीविका का साधन के रूप में यह काम नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट की खोज में कोई दूसरे काम कर लिए, किसी और काम में चलने लग गए, खेती में लग गए, हस्तशिल्प में लग गए, यहाँ से बाहर चले गए, तो उनका पेट नहीं भर रहा था, उनकी आजीविका नहीं चल रही थी पेंटिंग से, तो वो दूसरे कामों को पकड़ लिए। इससे क्या हुआ कि ये निरंतरता बनाई नहीं रख पाए नहीं करेगा। दूसरा, ये बहुत सारे कलाकार, जो जिसे कलाकारों का नाम हमने लिखा है यहाँ पर, अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद के बारे में लिखा है, बहुत सारे कलाकार जो इस कला से जुड़े हुए थे, जो मूल कलाकार थे, उनकी मृत्यु हो गई। बाद के जो उनके अगली पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया, इस कला को उन्होंने जीवंतता या निरंतरता प्रदान नहीं किया। इस कारण यह कला 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार आपको पटना कलम चित्रकला शैली में इस बातों को समझना है। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म की बातें आएंगी तो आप उसमें बताएंगे कि भव्यता का अभाव था, फिर ब्रिटिश आर्ट शैली से उन्होंने जल रंग तो लिया, लेकिन बहुत सारे जो कला के पार्ट है वो उन्होंने नहीं लिया। पेंटिंग में भी चटक रंगों का अभाव दिखता है, सिंप्लिसिटी दिखती है, कला में कोई विविधताएं यहाँ नहीं देखी जा रही है। और जो नए नए अन्वेषण होते हैं, कला के नए नए जो अनुसंधान होते हैं, कलाकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या तो संरक्षण का अभाव नहीं ध्यान दिया, या फिर ज्ञान के अभाव में संरक्षण नहीं दिया। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर मुगल शैली में जहाँ पर जीवन के चित्रण नहीं होते थे, यहाँ जीवन चित्रण हो रहे थे। ये सारा चीज़ और सामान्य जनजीवन से जुड़ाव रखा इन्होंने। इसके अलावा कला को डेवलप करने के लिए बहुत सारे और जो प्रयास होने चाहिए थे, वो प्रयास नहीं हो पाए। इस प्रकार से हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं इसका,
और अल्टीमेटली एक छोटा सा कंक्लूजन के साथ इसको आप आंसर को समाप्त कर सकते हैं। बस इस तरह से आप इसको करेंगे।